नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस समय कहानी का बैच कहानी के यूनिट से नया बैच जो शुरू हुआ था वो चल रहा है, जिसमें आज फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ लोगों को कराई गई। फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानियाँ हैं, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम और रसप्रिया, ये 3 कहानियाँ आज आप लोगों को दी गई। इसका पीडीएफ दिया गया, वीडियो लेक्चर भी आपको जो दिया गया वो 2 कहानियों का वीडियो लेक्चर आपको मिल चुका है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम का वीडियो लेक्चर आपको मिला, लाल पान की बेगम का वीडियो लेक्चर आपको मिला, और यह वीडियो लेक्चर जो अब देख रहे हैं इस समय, ये पब्लिश है, सभी लोगों के लिए है। रसप्रिया जो कि यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है, यह यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में है। वैसे तीनों कहानियाँ, चाहे वो रसप्रिया कहानी हो, लाल पान की बेगम कहानी हो, तीसरी कसम कहानी हो, यह तीनों कहानियाँ ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित हैं। ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित हैं। वैसे ठुमरी कहानी संग्रह में कुल 9 कहानियाँ हैं। कौन कौन सी हैं ये मैंने अभी जब आपको लेक्चर मिला, फणीश्वरनाथ रेणु का तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में, लाल पान की बेगम कहानी में, ये दोनों लेक्चर में सारी चीज़ें मैंने बताई, कितने संग्रह हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जब मैंने तीसरी कसम और लाल पान की बेगम आपको दिया पूरा लेक्चर, तो उसमें फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में मैंने पूरा आपको बताया कि बचपन का क्या नाम था, दादी उन्हें क्या कहती थी, पिता का क्या नाम था, ये पूरा का पूरा। अब यहाँ समय हम लोग जाया नहीं करेंगे, सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको तीसरी कसम कहानी जो दिया गया उसमें इन सारी चीज़ों की बात की गई। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, भाई ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, एक श्रावणी दोपहर की धूप। ठुमरी में कौन कौन सी कहानियाँ संकलित हैं, तो तीसरी कसम, रसप्रिया, ठेस, पंचलाइट, सिर पंचमी का शगुन, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया, तीर्थोदक, सिरचरण। तो ये सारी कहानियाँ किसमें कौन सी कहानी संकलित है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को दिया। इसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में किसने क्या कहा, नामोर सिंह ने क्या कहा, धरती का धनी किसने कहा, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया। निर्मल वर्मा ने क्या कहा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अभी पढ़ाई गई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग शुरू करेंगे रसप्रिया कहानी, क्योंकि प्रारंभ की जो भी चीज़ें थी वो आपको बताई जा चुकी। रसप्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित पहली कहानी है। ठुमरी कहानी संग्रह 1959 में प्रकाशित होने से पहले यह कहानी 1955 में धर्मवीर भारती के निकष पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। इस कहानी का विषय क्या है? कहानी का विषय है कि पंचकौड़ी मृदंगिया और रमपतिया के प्रेम अत्यंत संवेदनपूर्ण का चित्रण किया गया है। इस कहानी में प्रेम के बहाने आंचलिकता को भी बहुत उत्कृष्ट ढंग से सामने लाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक जीवन से उसके संबंधों को दिखाया गया। सांस्कृतिक मंडली के रूप में विदापत नृत्य नाच मंडली को सामने लाया गया। वैसे इस जो कहानी है, कहानी का जो कथा संक्षेप है, कथा संक्षेप, जब आप कथा संक्षेप थोड़ा सा सुन लेंगे, थोड़ा हिंट आपको मिल जाएगा, तो कहानी बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी। खैर, कहानी का जो प्रारंभ होता है, वो कहानी का प्रारंभ मोहना और मृदंगिया के मुलाकात से होता है। मोहना और मृदंगिया के मुलाकात से होता है। लेकिन मृदंगिया कौन है, मोहना कौन है, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी कथा संक्षेप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़। देखिए, एक थे जोधन गुरु। जोधन गुरु थे, जो इनकी पूरी नृत्य मंडली थी, और इसमें ये लोगों को मुलगैनी सिखाते थे, मृदंग सिखाते थे, और उसी जोधन गुरु के पास मृदंगिया जोधन गुरु की मंडली में
मूलगैनी सीखने गया था। मूलगैनी ये विधापत नृत्य में जो मूल नायक होता है, मूल नायक का कृतित्व कैसा होता है, कैसे किया जाता है, वो होता मूलगैनी। तो मूलगैनी सीखने गया था, लेकिन गुरु ने उसे मूलगैनी नहीं सिखाया, बल्कि उसे मृदंग थमा दिया। 8 वर्ष तक उसने शिक्षा ली वहां से। गुरु जोधन गुरु के पास 8 वर्ष तक शिक्षा ली। 8 वर्ष जब पूरा हो गया तो एक दिन होता यह है कि जोधन गुरु की पुत्री है, 12 वर्षीय पुत्री रंपतिया। 12 वर्षीय पुत्री जो रंपतिया है वो विधवा है, बाल विधवा है। और उसी से जोधन गुरु मृदंगिया का विवाह करने के लिए चुमावना की बात करते हैं। चुमावना होता यह है कि विधवा स्त्री का पुनः विवाह की बातचीत, चुमावना, विधवा स्त्री का पुनः विवाह, तो उसे कहा जाता था चुमावना। तो चुमावना की बात चलाई। जब चुमावना की बात चलाई तो इस पर मृदंगिया चूंकि 8 साल से वहां पर रह ही रहा था, रंपतिया को भी जानता था, और वो कहता था रंपतिया मुझसे झूठा प्रेम कर रही है। आगे वो कहता है, नंदू बाबू के बारे में पूरा बात करता है, बताता है, आगे अभी पूरा जिक्र करेंगे। तो वहां से ये भाग आता है और अपनी अलग मंडली बनाता है मृदंगिया, अलग अलग मंडली बनाता है। और उसके मंडली में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन बाद में वो मंडली टूट जाती है। धीरे धीरे होता यह है कि एक बार गुलाब बाग मेला लगा हुआ था। गुलाब बाग मेला लगा हुआ था। गुलाब बाग मेले में रंपतिया उसी से मिलने आती है और उसी से भेंट हो जाती है। और जब भेंट होती है तो मृदंगिया जो था, वो मृदंगिया कहता है कि क्यों झूठ फरेब जोड़ने आई हो, कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती, मुझे उल्लू बनाने आई हो। नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को। इस पर रंपतिया चीख उठती है और कहती, पांचू चुप रहो। पांचू मतलब पंचकौड़ी। और फिर यहां पर ये सारी बात होती है। रंपतिया का जो विवाह होता है, रंपतिया का विवाह सहरसा के अजोधा दास के यहां होता है। इसके बाद इसका बेटा होता है मोहना, जो कि अब 10 से 12 वर्ष का है, और वहीं से कहानी फिर शुरू होती है और फिर दोनों में वार्तालाप होती है। तो खैर अब पूरी कहानी भी आपको सुनाएंगे, ये तो भूमिका मैंने आपको बताया। कहानी में आए हुए स्थानों के नाम में कमलपुर है, फारबिसगंज है, सहरसा है, परमानपुर है, पूर्णिया है। ये स्थानों का जिक्र इसमें आया है। इस कहानी में गुलाब बाग मेला का भी जिक्र आया है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। किस मेले का जिक्र आया है, कहाँ के मेले का जिक्र आया है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस कहानी में कोसी नदी द्वारा बाढ़ में सहरसा के जल प्लावित हो जाने का भी जिक्र आया है। यानी कोसी नदी में जो बाढ़ आता है, ये मोहना कहता है कि हमारा मूल घर तो सहरसा में है। तीसरे साल सारा गांव कोसी मैया के पेट में समा गया, और तब उसकी माँ उसको लेकर अपने मनहर चली आई कमलपुर। तो ये बात होती है। तो वहां पर कोसी नदी का जिक्र आया है, उसकी बाढ़ का जिक्र आया है। कहानी के पात्र और परिचय की अगर बात करें तो केवल 2 पात्रों का नाम मैंने यहां पर लिखा है, बाकी सीधे सिंपल तरीके से वहां पर बता दिया गया है। बाकी कहानी जब पढ़ेंगे तो वहां पर अभी आपको मिलेगा। मृदंगिया जिसकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है, जोधन गुरु की मंडली में मूलगैनी सीखने गया था, लेकिन बचपन में ही गुरु ने उसे मृदंग थमा दिया था। 8 वर्ष तक गुरु ने शिक्षा दी, फिर अपनी 12 वर्षीय बाल विधवा पुत्री रंपतिया से चुमावना की बात चलाई। 15 वर्ष हो गए। 15 वर्षों से लगातार वो मृदंग बजाता है मृदंगिया। कमलपुर नंदू बाबू के यहाँ इसका आना जाना रहता है, वहीं से इसका काम चलता है। कुछ चीज़ें मिल जाया करती हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल जाया करती हैं, लेकिन अब इसका गला वैसा नहीं रहा, क्योंकि यह गांजा और भांग का भी सेवन करता है। अंत में यह मोहना को इलाज के लिए 40 रुपये देता है। 40 रुपये देता है इलाज के लिए कि फारबिसगंज जाकर डॉक्टर बाबू से इलाज करा लेना। मोहना जिसकी आयु 10 से 12 वर्ष है, रंपतिया का लड़का है। इसके पिता का नाम अजोधा दास है। पहले मूल घर सहरसा में था, लेकिन अब यह कमलपुर में रहता है, नंदू बाबू के यहाँ नौकरी करता है।
ये कमलपुर में नंदू बाबू के यहाँ नौकरी करता है। इसके पेट में तिल्ली बढ़ी हुई है और इसी का इलाज फारबिसगंज के डॉक्टर से कराने के लिए मृदंगिया ने इसे 40 रुपये दिए हैं। यह बहुत सुंदर है, इसलिए मृदंगिया इसे मंडली में नटुआ के रूप में रखना चाहता है। सोनमा ने मृदंगिया को कहा था कि गुरुगिरी करता है चोट्टा। ये किसने कहा है? तो सोनमा ने कहा है। इसका मतलब इसमें पात्र के रूप में कौन है? सोनमा भी है। मोहना के खूबसूरती के कारण ही मृदंगिया सोचता है कि वह एकदम लड़की जैसा उसका चेहरा है, छोटी चंपा जैसी उसकी सूरत है, मधुकांत ठाकुर की बेटी की तरह। तो यहाँ पर मधुकांत ठाकुर का भी नाम आया है। इस तरीके से जो गौड़ पात्र हैं उनके भी नाम परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। और इसी तरीके से सारी कहानी आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं, एक एक छोटे छोटे तथ्य तक आपको बता दिए जाते हैं। मृदंगिया करेला शब्द से चिढ़ता है। यह बात मोहना को उसकी मां से पता चला है। शोभा मिश्र के लड़के ने मृदंगिया को कहा था, तुम जी रहे हो या थेथराई कर रहे हो मृदंगिया? तो शोभा मिश्र भी इसमें पात्र के रूप में है। इस कहानी में जेठ माह का समय दिखाया गया है। कौन सा महीना है? जेठ माह का समय दिखाया गया है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सहरसा के रहने वाले जोगेंद्र झा ने विद्यापति के 12 पदों को संकलित करके पुस्तक के रूप में छपवाया था, जो खूब बिकती थी और विद्यापति नृत्य वाले इसे गा गाकर लोकप्रिय बना दिए। तो किसने विद्यापति के 12 पदों को संकलित करवाया? जोगेंद्र झा। जोगेंद्र झा कहाँ के रहने वाले थे? सहरसा। यह सहरसा के जोगेंद्र झा ने विद्यापति के कितने पदों का? तो 12 पदों का संकलन किया, है ना। तो इस तरीके से ऐसे तथ्य परीक्षाओं में बन सकते हैं। अन्य पात्र में कर्मू भी पात्र है। अब आप कहेंगे सर कर्मू पात्र कहाँ है? मैंने तो पूरी कहानी पढ़ ली, कर्मू कहीं नहीं आया। कर्मू तब आता है जब मोहना की गाय भागकर कर्मू के खेत में जाती है, तो वहाँ पर ये कहता है कि अभी जब हाँकने जाता है तो ये तो कहता है अभी कर्मू ने कल इसकी पिटाई की थी, और उसी के डर से भाग कर जाता है गायों को हाँकने के लिए, है ना। जोधन गुरु तो अभी आपने देखा ही, सोनमा का जिक्र मैंने किया ही, जोगेंद्र झा की बात हुई ही, सामदेव झा का भी जिक्र आया है। अब सामदेव झा कौन है अभी आप देखेंगे। सामदेव झा का भी इसमें नाम आएगा, रमपतिया, अजोधा दास, नंदू बाबू, शोभा मिश्र, तो ये सभी के सभी इसमें पात्र हैं। तो अन्य पात्र के भी नाम आपको पता चल गए होंगे। कहानी में जो पद है वो प्रारंभ से अंत की ओर कुछ पद दिए गए हैं। वो कौन कौन से पद हैं? जैसे पहला मृदंगिया सोच रहा है, जो ये पद है, हाँ रे हल जोते हलवाहा भैया रे। रमपतिया का अगला पद है कि नौ अनुरागनी राधा क्यों ना ही मानई बाधा, यह रमपतिया का पद है। फिर मोहना का पद है नौ वृंदावन। इसके बाद मोहना का एक पद और है, और अंत में मृदंगिया का पद है दुह रसमय तनु गुने नहीं और लागल दुहक लभांगई जोर। तो ये मृदंगिया का पद है। तो इस तरीके से ये पद है। अब इस कहानी में जो भी संक्षेप में था वो निकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों को वो आपके सामने रखा गया। अब इसके बाद में जो मूल कहानी है, अब आइए मूल कहानी की ओर चलते हैं और एक एक चीज़ वहाँ पर भी देखते चले। आपने संक्षिप्त देख लिया, एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दिया कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ से जो मूल कहानी है, उस मूल कहानी देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि जब मूल कहानी की बारी आती है कहते कुछ नहीं, मूल कहानी तो हम पढ़ ही लेंगे। और खुद से पढ़ने में होता यह है कि जल्दबाजी में उसको पढ़ते चले गए, बहुत सारे तथ्य छूटते चले गए। उनको यह नहीं पता कि कौन सी कहानी, इस कहानी में कौन से तथ्य महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ पर उनका ध्यान जा रहा है, कहाँ पर नहीं जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं रसप्रिया, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी। धूल में पड़े, अब यही पहला कथन है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि धूल में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप किसे कहा गया, किसके लिए यह कथन आया है? तो यह कथन मोहना के लिए आया है। यह कथन मोहना के लिए आया है। चरवाहा मोहना छोड़ा को देखते ही पचकौड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा। अपरूप रूप। खेतों मैदानों बाग बगीचों गायों बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता मृदंगिया की छिड़ी ज्योति आंखें सजल हो गई। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हो गई है ना? यह कौन पूछ रहा है? मोहना पूछ रहा है।
है? बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसप्रिया? हाँ, नहीं, तुमने कैसे, तुमने कहाँ सुना बे? तो बे मतलब बेटा कहने वाला था, लेकिन बेटा नहीं कहता है, क्योंकि बेटा कहकर धोखा खा चुका है एक बार। कहाँ धोखा खाया है, सुनिए। परमानपुर में एक बार जब ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था, तो सारे गांव के लड़के ने उसे घेर कर मारने पीटने की तैयारी की थी कि बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा, मारो साले बुड्ढे को घेर कर, मृदंग फोड़ दो। तो मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूंगा। तो बच्चे खुश हो गए। एक दो 2.5 साल के नंगे बच्चे की ठुड्डी पकड़कर बोला, क्यों ठीक है ना बाप जी? बच्चे ठठाकर हंस पड़े। लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। तो मोना को देखकर बार बार बेटा कहने की इच्छा तो होती थी। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमको? बोलो बेटा। तो 10-12 साल का मोहना भी जानता है पचकौड़ी अधपगला है, कौन इससे पार पाए। तो उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों को देखा। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। मृदंगिया कहाँ जा रहा था? तो कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। और कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती थी, 1-2 जून की रोटी मिल जाती थी, कभी कभी रस चर्चा भी आकर सुनाता था। लेकिन 2 साल के बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है। आज सुबह सुबह मिसिर के छोटे लड़के ने तो साफ कह दिया, तुम जी रहे हो, थथरई कर रहे हो मृदंगिया। अब देखिए, अभी यही कथन मैंने आप लोगों को बताया है। अब कुछ लोग कहेंगे सर शोभा मिसिर नाम कहाँ पर आया है ना? तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है जो चीज़ें आपको बताई गई, और फिर उसके अलावा और भी चीज़ें समझाई जा रही, यहाँ पर भी ध्यान दें। हाँ, ये जीना भी कोई जीना है, निर्लजता है। और थथरई की भी सीमा होती है। 15 साल से वो गले में मृदंग लटका लटका कर गाँव गाँव घूमता है, भीख मांगता है। यानी मृदंगिया कितने साल से? 15 साल से। यही मैंने अभी आपको बताया है। इन पॉइंटों पर आपको ध्यान देना है। खुद से पढ़ने में और किसी के द्वारा बताए गए से पढ़ने में बहुत अंतर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो 15 साल से गले में मृदंग लटकाकर गांव गांव घूमता है, भीख मांगता है। दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं है। मृदंग क्या बजाएगा? अब तो धा तिंग भी बड़ी मुश्किल से बजता है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन करने से गले का आवाज भी विकृत हो गई है। यानी अब वह गांजा और भांग का भी सेवन करता है। यही मैंने अभी आपको लिखाया है। किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। फूटी थाती से भी कैसी आवाज निकलती है, वैसी ही आवाज यूं हो गया है। 15-20 साल पहले तक विद्यापति नाम की थोड़ी पूंछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन, छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्यापति मंडली की बुलाहट होती थी। पंचकौड़ी मृदंगिया की मंडली ने सहरसा और पूर्णिया जिले में काफ़ी यश कमाया है। पंचकौड़ी मृदंगिया का कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। वो अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पंचकौड़ी मृदंगिया का एक जमाना था। तो इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना, सुरीला, रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाओ ना मृदंगिया। रसप्रिया सुनोगे मृदंगिया? मृदंगिया कहता है, रसप्रिया सुनोगे? अच्छा सुनाऊंगा, पहले बताओ किसने? मोहन आवाज आती है, मोहन बैल भागे। एक चरवाहा चिल्लाया, रे मोहना पीठ पर चमड़ी उधेड़ेगा करमू। अभी मैंने कहा था कि करमू का जिक्र आएगा, और करमू का जिक्र तब आता है जब मोहना के बैल भागने लगते हैं, दूसरे के खेत में जाते हैं। मोहना भागता है, अरे बाप, मोहना भागा। कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा था। दोनों बैलों को हरे हरे पाट के पौधों की महक खींच ले जाती है, बार बार खटमिठे फल, खटमिठे पाट। तो पचकौड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यही पेड़ की छाया में बैठा हूँ, तुम बैल हाँक कर लौटो। रसप्रिया नहीं सुनोगे? मोहना जा रहा था, उसे पलट कर देखा भी नहीं। रसप्रिया, विद्यापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे। सहरसा के जोगेंद्र झा, देखिए यही बात हुई थी अभी। सहरसा के जोगेंद्र झा ने एक बार विद्यापति के 12 पदों की पुस्तिका छपवाई। मेले में खूब बिक्री हुई। रसप्रिया पोथी थी। विद्यापत नाचवालों ने गाकर जनप्रिय बना दिया था रसप्रिया को। खेत के आल पर झर जामुन की छाया में
पचकौड़ी मृदंगिया बैठा हुआ था, मोहना की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में, कहाँ की बात हो रही है, किस माह की बात हो रही है, जेठ माह की बात हो रही है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते हैं। कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकना भूल जाएगी क्या? ऐसी दोपहरी में चुपचाप कैसे काम किया जाता है? 5 साल पहले तक लोगों के दिल में हुलास बाकी था। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे हरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती थी। तपती दोपहरी में मोम की तरह गल उठती थी रस की डाली। वह गाने लगते थे बिरहा, चांचर, लगनी, तो ये सब गाने लगते थे। खेतों में काम करने वालों और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है, कातर स्वर में उसकी रूठी हुई धनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने? अब तो दोपहरी नीरस कटती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया है। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिहकारी काटी। मृदंगिया ने गाली दी, शैतान। तो उसको छोड़कर मोहना दूर भागा। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए और दूर चरते हुए मवेशियों के झुंडों की ओर बार बार बेकार देखने की चेष्टा करता है। सब धुंधला। उसने अपनी झोली टटोलकर देखा, आम है, मूढ़ी है। यानी मृदंगिया अपनी झोली में देखता है, क्या है? आम है, मूढ़ी है, उसे भूख लगी है। लेकिन मोहन का सूखा मुंह उसे याद आ जाता है और भूख मिट जाती है, क्योंकि मोहना जैसे सुंदर सुशील लड़कों की खोज में उसकी जिंदगी के तो अधिकांश दिन बीत गए हैं। विदापत नाच में नाचने वाले नटुआ का अनुसंधान खेल नहीं है। सवर्णों के घर में नहीं, छोटी जाति के लोगों के यहाँ मोहना जैसे लड़की मुंह लड़के हमेशा नहीं पैदा होते। ये अवतार लेते हैं समय समय पर जदा जदा ही। यानी मोहना का मुंह कैसा है? लड़कियों के जैसा है। आगे सोचता है मृदंगिया, कहता है कि मैथिल ब्राह्मणों, कायस्थों और राजपूतों के यहाँ विदापत वालों की बहुत इज्जत होती है। अपनी बोली मिथिला में नटवा के मुंह से जन्म अवधि हम रूप निहारल सुन के निहाल हो जाते थे। इसीलिए हर मंडली का मूलगैन नटुआ की खोज में गांव गांव भटकता फिरता है। और ऐसा लड़का जिसे सजा धजा कर नाच में उतारते ही दर्शकों में एक फुसफुसाहट फैल जाए, ठीक ब्राह्मणी की तरह लगता है ना, मधुकांत की बेटी की तरह ना, छोटी चंपा जैसी सूरत है। तो ये सब कौन सोच रहा है? मृदंगिया सोच रहा है। पचकौड़ी गुणी आदमी है। दूसरी दूसरी मंडली में मूलगैन और मृदंगिया की अपनी अपनी जगह होती है। पचकौड़ी मूलगैन भी है, मृदंगिया भी है। और इतना ही नहीं, जहां पर आप ये लिख रहे हैं यहीं पर ध्यान देना, वो वैद्य भी है, वैद्य भी है। पचकौड़ी क्या क्या है? तो पचकौड़ी मृदंगिया है, पचकौड़ी मृदंगिया है, पचकौड़ी मूलगैन है, मूलगैन है, पंचकौड़ी वैद्य भी है। कैसे? अभी आगे आपको बताएंगे। जब लाइव क्लास में प्रश्न हो तब यह ना कहिएगा सर मृदंगिया और मूलगैन ही है, वैद्य नहीं है, वैद्य भी है। कैसे? अभी आपको बताते हैं, आगे पूरा देखिएगा। तो मूलगैन भी है, मृदंगिया भी है। गले में मृदंग लटका कर बजाते हुए गाता है, नाचता है। 1 सप्ताह में ही नया लड़का भांवरी देकर प्रवेश में उतरने योग्य नाच सिखा देता है। नाच और गाना सिखाने में बड़ी कठिनाई हुई है। मृदंग के स्पर्श बोल पर लड़कों के 5 पांव स्वयं ही थिरकने लगते थे। लड़कों के जिद्दी माँ बाप से निपटना मुश्किल व्यवहार होता था। विशुद्ध मैथिली में और भी शहद लपेट कर वो फुसलाता कि किशन कन्हैया भी तो नाचते थे। भाई माँ बाप को समझाने की, जब माँ बाप कहते थे कि लड़का बर्बाद हो जाएगा, नाचेगा गाएगा, तो माँ बाप को समझाने के लिए मृदंगिया कहता था, देखो भैया किशन कन्हैया भी नाचते थे ना, और भी नाच तो एक गुण है ना। अरे जाचक कहो या 10 दुआरी, भाई चोरी डकैती और आवारागर्दी से तो अच्छा है अपना अपना गुण दिखाकर लोगों को रिझाकर गुजारा करना। ये कोई गलत बात थोड़े है। तो इस तरीके से लोगों को समझाता था। एक बार उसे लड़के की चोरी भी करनी पड़ी। बहुत पुरानी बात है और इतनी मार लगी कि बहुत पुरानी बात है। पुरानी ही सही, बात तो ठीक ही है। रसप्रिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई है, ठीक है ना?
मोहना ने न जाने कब लौट आया। यानी मोहना गया था अपने बैलों को हाँकने, तब तक बैठकर यहाँ पर पचकौड़ी सोच रहा था और उसी सोच में डूबा हुआ था। तब तक मोहना आ जाता है और कहता, रसप्रिया बजाते समय तुम्हारी उंगली टेढ़ी हुई थी, ठीक है ना? तो मृदंगिया के चेहरे पर चमक लौट आई। वो मोहना की ओर एक टकी लगाकर देखने लगा। ये गुणवान मर रहा है, धीरे धीरे तिल तिल वो खो रहा है। लाल लाल होठों पर बीड़ी की कालिख लग गई है, तो पेट में तिल्ली है जरूर। यानी देखकर वो समझ गया कि इसके पेट में क्या है, तिल्ली बढ़ गई है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से वैद्य भी है, देखकर समझ गया। तो मूलगन भी है, मृदंगिया भी है और वैद्य भी है। तो मृदंगिया वैद्य भी है, केवल समझता ही नहीं है, बल्कि ये झुंड बच्चों का बाप धीरे धीरे एक पारिवारिक डॉक्टर की योग्यता हासिल कर लेता है। उत्सव के बासी टटका भोजनों की प्रतिक्रिया कभी कभी बहुत बुरी होती है। मृदंगिया अपने साथ नमक, सुलेमानी चानमार पाचन, कुनैन की गोली हमेशा रखता है। लड़कों को सदा गर्म पानी के साथ हल्दी की बुकनी खिलाता है। पीपल, काली मिर्च, अदरक वगैरह को घी में भूनकर शहद के साथ सुबह शाम चटाता है। गर्म पानी देता है। पोटली से मूढ़ी और आम निकालते हुए मृदंगिया बोला, हाँ गर्म पानी, तेरी तिल्ली बढ़ गई है, गर्म पानी पियो। मोहना कहता है, यह तुमने कैसे जान लिया? फारबिसगंज के डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे तिल्ली बढ़ गई है, दवा। आगे कहने की जरूरत नहीं। मृदंगिया जानता है कि मोहना जैसे लड़कों के पेट की तिल्ली चिता पर ही गलती है। क्या होगा पूछकर कि दवा क्यों नहीं करवाते। माँ भी कहती है हल्दी की बुकनी के साथ रोज गर्म पानी, तिल्ली गल जाएगी। मृदंगिया ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। केले के सूखे पत्ते पर मूढ़ी और आम रखकर उसने बड़े प्यार से कहा, आओ एक मुट्ठी खा लो। मोहना कहता, नहीं मुझे भूख नहीं। किंतु मोहना की आंखों से रह रहकर कोई झांकता था। मूढ़ी और आम को एक साथ निगल जाना चाहता था। भूखा, बीमार, भगवान। आओ खा ले बेटा, रसप्रिया नहीं सुनोगे? कहता, माँ के सिवा आज तक किसी अन्य व्यक्ति ने मोहना को इस तरह प्यार से कभी परोसे भोजन पर नहीं बुलाया, लेकिन दूसरे चरवाहे देख ले तो माँ से कह देंगे कि भीख कारण है। कहता, नहीं मुझे भूख नहीं। मृदंगिया अप्रतिभ हो जाता है, उसकी आंखें फिर सजल हो जाती है। मृदंगिया ने मोहना जैसे दर्जनों सुकुमार बालकों की सेवा की है। अपने बच्चों को भी शायद वो इतना प्यार नहीं दे सकता, और अपना बच्चा हो, अपना पराया, अब तो सब अपने सब पराए। मोहना कोई देख लेगा तो? कहता, तो क्या होगा? मां से कह देगा तुम भीख मांगते हो ना। कौन भीख मांगता है? मृदंगिया ने आत्मसम्मान को इस भोले लड़के ने बेवजह ठेस लगा दी। उसके मन की झांपी में कुंडली मारकर सोया हुआ सांप फन फैलाकर फुफकार कर उठा, ऐसा ला मारेंगे ये तमाचा की। मोहना कहता है, अरे गाली क्यों देते हो? वो उठ खड़ा हुआ। पागलों का क्या विश्वास। आसमान में उड़ती हुई चील ने फिर टीकारी भरी। मोहना मृदंगिया की आवाज गंभीर हो गई। मोहना जरा दूर जाकर खड़ा हो गया। किसने कहा तुमसे कि मैं भीख मांगता हूं? मृदंग बजाकर, पदावली गाकर, लोगों को रिझाकर पेट पालता हूं। तुम ठीक कहते हो, भीख का ही अन्न है यह, भीख का ही फल है यह। मैं नहीं दूंगा, तुम बैठो, मैं रसप्रिया सुना दूं। मृदंगिया का चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा था। आसमान में उड़ने वाली चील अब पेड़ की डाली पर आ बैठी। मोहना डर गया। एक डग, दो डग, वह भागा। 1 बीघा दूर जाकर उसने चिल्लाकर कहा, डायन ने बाण मारकर तुम्हारी अंगुली टेढ़ी कर दी है। झूठ क्यों कहते हो कि रसप्रिया बजाते समय टेढ़ी हो गई है? अब इस पर मृदंगिया सोचता है, कौन है ये लड़का, कौन है ये मोहना? रमपतिया भी यह कहती थी डायन ने बाण मार दिया है। मोहना सोचता, कहीं ये मोहना उसी का लड़का तो नहीं है। मोहना ने जाते जाते चिल्लाकर कहा, करैला। अच्छा, तो ये मोहना ये भी जानता है कि मृदंगिया करैला कहने से चिढ़ता है। यानी मृदंगिया किस शब्द से चिढ़ता है? तो करैला शब्द से चिढ़ता है। मृदंगिया आतंकित हो गया। उसके मन में यह अज्ञात भय समा गया। वो थर थर कांपने लगा।
उसमें कमलपुर के बाबुओं के यहाँ जाने का उत्साह भी तो अब नहीं रहा। सुबह शोभा मिश्र के लड़के ने ठीक ही कहा था कि उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। जाते जाते मोहना डंक मार गया। उसके अधिकांश शिष्यों ने ऐसा ही व्यवहार किया है उसके साथ। नाच सीखकर फुर्र से उड़ जाने का बहाना खोजने वाले एक एक लड़के की बातें उसे याद है। इसी की शिष्या थी सोनमा। सोनमा ने तो गाली तक दे डाली थी, गुरुगिरी कहता है चोट्टा, है ना। तो ये किसने कहा था? सोनमा ने कहा था। किसे कहा था? मृदंगिया को कहा था। रंपतिया आकाश की ओर हाथ उठाकर बोली थी, हे दिनकर, दिनकर मतलब सूर्य की तरफ, हे दिनकर साक्षी रहना, मृदंगिया ने फुसलाकर मेरा सर्वनाश किया है। मेरे मन में कभी चोर नहीं था। हे सूरज भगवान, इस 10 द्वारे कुत्ते का अंग अंग फूट कर। तो ये किसने कहा था? रंपतिया ने कहा है। रंपतिया कौन है? मैंने अभी प्रारंभ में आपको बताया है कि जोधन गुरु की 12 वर्षीय विधवा पुत्री थी और इसी रंपतिया का विवाह जोधन गुरु मृदंगिया के साथ करना चाहते थे, लेकिन ये यहां से भाग आया था। मृदंगिया ने अपनी टेढ़ी उंगली को हिलाते हुए एक लंबी सांस ली। रंपतिया, जोधन गुरु जी की बेटी रंपतिया। जिस दिन वो पहल जोधन की मंडली में शामिल हुआ था, रंपतिया 12वें में पांव रखी थी। बाल विधवा रंपतिया पदों का अर्थ समझने लगी थी। काम करते करते गुनगुनाती थी, नौ अनुरागिनी राधा किछु नहीं माने बाधा। मृदंगिया मूलगैनी सीखने गया था। गुरु ने उसे मृदंग थमा दिया। 8 साल तक तालीम पाने के बाद गुरुजी ने स्वजात पंचकौड़ी से रंपतिया के चुमावना की बात चलाई। चुमावना का आशय होगा विवाहित स्त्री का पुनः विवाह, यानी विधवा स्त्री का पुनः विवाह, विवाहित नहीं, विधवा स्त्री का पुनः विवाह। तो मृदंगिया सभी ताल मात्रा भूल गया और जोधन गुरु जी से अपनी जात छिपा रखी थी। रंपतिया ने उससे झूठ प्रेम किया था। प्रेम मतलब प्रेम। गुरुजी की मंडली छोड़कर रातों रात भाग गया। उसने गांव में आकर अपनी मंडली बनाई, लड़कों को सिखाया, पढ़ाया, कमाने खाने लगा, लेकिन वो मूलगैन नहीं हो सका। कभी मृदंगिया ही रहा सब दिन। जोधन गुरुजी के मृत्यु के बाद एक बार गुलाब मेले में रंपतिया उससे भेंट हुई। रंपतिया उसी से मिलने आई थी। पंचकौड़ी ने साफ जवाब दे दिया, क्या झूठ फरेब जोड़ने आई है? कमलपुर के नंदू बाबू के पास क्यों नहीं जाती? मुझे उल्लू बनाने आई है? नंदू बाबू का घोड़ा 12 बजे रात को। चीख उठी रंपतिया। पांचू चुप रहो। उसी रात रसप्रिया बजाते समय उसकी अंगुली टेढ़ी हो गई थी। मृदंग पर जमनिका देकर वो प्रवेश का ताल बजाने लगा। नटुआ ने मात्र 1.5 मात्रा बेताल होकर प्रवेश किया तो उसका माथा ठनका। प्रवेश के बाद उसने नटुआ को झिड़की दी, ऐसा ला थप्पड़ों से गाल लाल कर दूंगा, और रसप्रिया की पहली कड़ी ही टूट गई। मृदंगिया ने ताल को संभालने की बहुत चेष्टा की। मृदंग की सूखी चमड़ी जी उठी। दाहिने पूरे पर लावा फहरी फूटने लगे और तल कटते कटते उसकी उंगली टेढ़ी हो गई। झूठी टेढ़ी उंगली। हमेशा के लिए पंचकौड़ी की मंडली टूट गई और धीरे धीरे इलाके से विद्यापति नाच ही उठ गया। अब तो कोई भी विद्यापति की चर्चा भी नहीं करता है। धूप पानी से परे पंचकौड़ी का शरीर ठंडी महफिलों में ही पनपा था। बेकार जिंदगी में मृदंग ने बड़ा काम किया। बेकारी का एकमात्र सहारा मृदंग। एक युग से वो गले में मृदंग लटकाकर भीख मांग रहा है। वह एक आम उठाकर चूसने लगा, लेकिन मोहना को डाइन की बात कैसे मालूम हुई? उंगली टेढ़ी होने की खबर सुनकर रंपतिया दौड़ी आई थी। घंटों उंगली को पकड़कर रोती रही थी, हे दिनकर, किसने इतनी बड़ी दुश्मनी की? उसका बुरा हो, मेरी बात लौटा दो भगवान। गुस्से में कही हुई बातें। नहीं पांचू, मैंने कुछ भी नहीं किया। जरूर किसी डाइन ने बाण मार दिया है। तो ये कौन कहता था? रंपतिया। लेकिन ये सोचता है कि मोहना को कैसे पता? क्या मोहना उसी की संतान तो नहीं है? मृदंगिया ने आंखें पोंछते हुए सूरज की ओर देखा। इस मृदंग को कलेजे से सटाकर रंपतिया ने
कितनी रातें काटी हैं। मृदंग को उसने अपने छाती से लगा लिया। पेड़ की डाली पर बैठी हुई चील ने उड़ते हुए जोड़े से कहा, ऐसा ला उसने चील को गाली दी, तंबाकू चुनियाकर मुंह में डाल ली और मृदंग के पूरे पर उंगलियां नचाने लगा। पूरी जवनिका वो नहीं बजा सका, बीच में ही ताल टूट गया। सामने झरबेरी के जंगल के उस पार किसी ने सुरीली आवाज में बड़े समारोह के साथ रसप्रिया की पदावली उठाई। नौ वृंदावन नौ नौ तरुगन नौ 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 विकसित फूल। ये पद उठाया। और ये कौन पद उठा रहा है? तो ये मोहना गा रहा है। मोहना भी आगे पता चलेगा। मृदंगिया के शरीर के में एक लहर दौड़ गई। उसकी अंगुलियां स्वयं मृदंग के पूरे पर थिरकने लगी। गाय बैलों के झुंड दोपहर की उतरती छाया में आकर जमा होने लगे। खेतों में काम करने वालों ने कहा, पागल है, जहां जी चाहा बैठकर बजाने लगता है। बहुत दिन के बाद लौटा है, हम तो समझते थे कि कहीं मर खप गया। रसप्रिया की सुरीली रागनी ताल पर आकर कट गई। मृदंगिया का पागलपन अचानक बढ़ गया। वह उठकर दौड़ा। झरबेरी के झाड़ी के उस पार कौन है? कौन यह शुद्ध रसप्रिया गाने वाला? उस जमाने में रसप्रिया का रसिक। झाड़ी में छिपकर मृदंगिया ने देखा कि मोहना तन्मय होकर पहला पद जो भी गाया था, दूसरे पद की तैयारी कर रहा है। गुनगुनाहट बंद करके उसने गले को साफ किया। मोहना के गले में राधा आकर बैठ गई है। क्या बंदिश है! फिर यहां पर यह पद है मोहना का। तो मोहना बेसुध होकर गा रहा है। मृदंग के बोल पर वो झूम झूम कर गा रहा है। मृदंगिया की आंखें उसे एकटक निहार रही हैं। उसकी अंगुलियां फिरकी की तरह नाचने को व्याकुल हो रही हैं। 40 वर्ष का अध पागल युगों के बाद भावावेश में नाचने लगा है। रह रहकर अपनी विकृत आवाज में पदों की कड़ी धड़ता फाए फाए साए साए। और ये पूरे पद होते हैं। मोहना के आधे काले और आधे लाल होठों पर नई मुस्कुराहट दौड़ गई। पद समाप्त करते हुए वो बोला, इस टेढ़ी उंगली पर भी इतनी तेजी? मोहना हाँफने लगा। उसकी छाती की हड्डियां उफ! मृदंगिया धम से जमीन पर बैठ गया। कमाल कमाल! किससे सीखा? कहाँ सीखी तुमने पदावली? कौन है तुम्हारा गुरु? मोहना ने हंसकर जवाब दिया, सीखूंगा कहाँ? माँ तो रोज गाती है। प्रताकी मुझे आती है, याद है, लेकिन अभी उसका समय नहीं। मृदंगिया कहता, हाँ बेटा, बेताल के समय कभी मत गाना बजाना। जो कुछ भी है सब चला जाएगा। समय कुसमय का भी ख्याल रखना। लो अब आम खाओ। अब तो मोहना बेझिझक आम लेकर चूसने लगा। एक और लो। मोहना ने 3 आम खाए। खैर ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि मोहना ने कितने आम खाए। हो सकता है अगर पूछ लिया जाए, कभी कभी मनोरंजन के लिए भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे तथ्य आ जाते हैं। तो मोहना ने 3 आम खाए और मृदंगिया के विशेष आग्रह पर 2 मुट्ठी मूढ़ी भी फाँक लिया। मूढ़ी चबेना जिसे आप जानते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओगे मोहना, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? बाप नहीं है, अकेली माँ है। बाबू लोगों के घर कुटाई पिसाई करती है और तुम नौकरी करते हो। नौकरी करते हो किसके यहाँ? तो कहता है, मैं नौकरी करता हूँ कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ। सोचने लगता है, नंदू बाबू के यहाँ? मोहन ने बताया उसका घर सहरसा में है। मोहना का घर कहाँ पर है? सहरसा में। तीसरे साल गांव में कोसी नदी की जो बाढ़ आई थी, कोसी मैया के पेट में चला गया। उसकी माँ उसे लेकर अपने ममहर मामा के यहाँ कमलपुर आ गई। कहता है, कमलपुर में तुम्हारी माँ के मामू रहते हैं? मृदंगिया कुछ देर चुपचाप सूर्य की ओर देखता रहा। नंदू बाबू, मोहना की माँ, वो पुरानी बातें इसे याद आ जाती हैं। डायन वाली बात तुम्हारी माँ कह रही थी? मोहना कहता है, हाँ। और एक बार सामदेव झा के यहाँ, सामदेव झा का जो जिक्र आया है, सामदेव झा के यहाँ जनेऊ में तुमने गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था। गिरधर पट्टी मंडली वालों का मृदंग छीन लिया था। बेताला बजा रहा था, ठीक है ना? मृदंगिया की खिचड़ी दाढ़ी मानो अचानक सफेद हो गई। उसने अपने को संभाल कर पूछा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहता, अजोधा दास। तो यहाँ सामदेव झा का भी नाम आया है। पिता का क्या नाम है? अजोधा दास। बूढ़ा अजोधा दास, जिसके मुंह में ना बोल ना आंख में लोर, मंडली में गठरी रोता है, बिना पैसा का नौकर बेचारा अजोधा दास।
बड़ी सयानी है तुम्हारी माँ। एक लंबी सांस लेकर मृदंगिया ने अपनी झोली से एक छोटा बटुआ निकाला। लाल पीले कपड़ों के टुकड़े को खोलकर कागज की एक पुड़िया निकाली उसने। मोहना पहचान लिया। लोट, लोट मतलब नोट, नोट रुपया। कितने रुपए वाला है? 5 टकिया है, 10 टकिया है। कहते जरा छूने दोगे? कहाँ से लाए हो? मोहना एक ही सांस में सब कुछ पूछ गया। 10 टकिया है? कहता हाँ। सब मिलाकर 40 रुपये हैं। तो 40 रुपये मिलाकर पूरा देता है कि जाना और अपनी दवा करा लेना फारबिसगंज में। और कहता है मृदंगिया बोला मोहना से कि बीड़ी तंबाकू भी पीते हो, खबरदार। वो उठ खड़ा हुआ। मोहना ने रुपए ले लिए, अच्छी तरह गांठ में बांध लिया। कहता माँ से कुछ मत कहना। और हाँ, ये भीख का पैसा नहीं बेटा, ये मेरी कमाई के पैसे हैं, अपनी कमाई के। मृदंगिया ने जाने के लिए पांव बढ़ाया। मेरी माँ खेत में घास काट रही है, चलो ना, मोहना ने आग्रह किया। मृदंगिया रुक गया, कुछ सोचकर बोला नहीं मोहना, तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा पाकर तुम्हारी माँ महारानी है, मैं महाभिखारी 10 द्वारू हूँ, जाचक फकीर। दवा से जो पैसे बचेगा उसका दूध पी लेना। मोहना की बड़ी बड़ी आंखें कमलपुर के नंदू बाबू के जैसी हैं। अब इसके मन में देखिए कि किस तरीके से चोर है। इसके मन में मृदंगिया के वही प्रेम, वही सोच रहा है, वही पुरानी बातें कि वास्तव में ये किसका पुत्र लग रहा है, तो नंदू बाबू का पुत्र लग रहा है। जबकि वैद्य पिता कौन है? जो कहा गया अजोधा दास। तब तक आवाज आती है रे मोहना रे, बैल कहाँ है? मृदंगिया कहता तुम्हारी मां पुकार रही है शायद। कहता हाँ, तुमने कैसे जान लिया? रे मोहना रे, तो एक गाय ने सुर में सुर मिलाकर अपने बछड़े को बुलाया। सुर में सुर मिलाकर एक बछड़े को बुलाया, यानी गाय और बछड़े, माँ और पुत्र का यहाँ पर जो संबंध है वो दिखाया गया है। गाय बैलों के घर लौटने का समय हो गया। मोहना जानता है माँ बैल हाँक कर ला रही होगी, झूठ मूठ में उसे बुला रही, वो चुप रहा। कहता जाओ, मृदंगिया ने कहा माँ बुला रही है, जाओ। अब से मैं पदावली नहीं, रसप्रिया नहीं, निर्गुण गाऊंगा। देखो मेरी उंगली शायद सीधी हो रही है। शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? अरे चलू मन ससुरार जइहे हो रामा। तो ये कहता है कि अब निर्गुण गाऊंगा। अरे चलू मन ससुरार जइहे हो रामा ही आहो रामा, नैहरा में अगिया लगाए रे की। तो इस तरीके से ये निर्गुण गाता है। खेतों की पगडंडी झरबेरी के जंगल के बीच होकर जाती है। निर्गुण गाता हुआ मृदंगिया झरबेरी की झाड़ियों में छिप गया। उसकी माँ आ जाती है मोहना की, कहती ले यहाँ अकेला खड़ा होकर क्या करता है? कौन बजा रहा था मृदंग रे? घास का बोझा सिर पर लेकर मोहना की माँ खड़ी है, पचकौड़ी मृदंगिया। तो कहती वो आया है वो। उसकी माँ ने बोझ जमीन पर पटकते हुए पूछा। मैंने उसके ताल पर रसप्रिया गाया है। कहता था इतना शुद्ध रसप्रिया कौन गा सकता है आजकल? उसकी अंगुली अब ठीक हो जाएगी। माँ ने बीमार मोहना को आह्लाद से अपनी छाती से सटा लिया। लेकिन तू तो हमेशा उसकी टोकरी भर शिकायत करती थी, बेईमान है, गुरुद्रोही है, झूठा है। माँ कहती है तो वैसे लोगों की संगत ठीक नहीं, खबरदार जो उसके साथ फिर कभी गया। 10 द्वारी जाचकों से हेल मेल करके अपना ही नुकसान होता है। चल उठा बोझ। मोहना ने बोझ उठाते हुए कहा जो भी हो, गुणी आदमी के साथ रसप्रिया। माँ कहती चुप, रसप्रिया का नाम मत ले। अजीब है माँ, जब गुस्साएगी तो बाघिन की ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जब गुस्साएगी तो बाघिन की तरह और जब खुश होगी तो गाय की तरह हुंकारेगी और छाती से लगा लेगी। तुरंत खुश तुरंत नाराज। दूर से मृदंग की आवाज आई, धातिंग धातिंग। मोहना की माँ खेत की उबड़ खाबड़ मेड़ पर चल रही थी, ठोकर खाकर गिरते गिरते बची। घास का बोझ गिरकर खुल गया। मोहना पीछे पीछे मुंह लटका कर जा रहा था। बोला क्या हुआ माँ? कहती कुछ नहीं। धातिंग धातिंग। मोहना की माँ खेत की मेड़ पर बैठ गई। जेठ की शाम से पहले जो पुरवैया चलती है धीरे धीरे तेज हो गई। मिट्टी की सुगंध हवा में धीरे धीरे घुलने लगी। धातिंग धातिंग। मृदंगिया कुछ और बोलता था बेटा। मोहना की माँ आगे कुछ बोल न सकी। कहता था तुम्हारे जैसा गुणवान बेटा, झूठा बेईमान
मोहना की माँ आंसू पोंछकर बोली, ऐसे लोगों की संगत कभी मत करना। मोहना चुपचाप खड़ा था। तो ये पूरी कहानी आपने सुना, आपने देखा लगभग 40-42 मिनट में। कैसा लगा? और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तथ्य भी मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।